मानव शरीर की क्रिया, मानव शरीर की जो क्रिया विज्ञान है उससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं वो करेंगे। पहला सवाल देखिए बनता है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो बहुत ईजी सवाल है, 206 हड्डियां बनती है। ये बहुत ईजी है तो इस पर चर्चा नहीं करने की आवश्यकता है। आगे सवाल है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 300 होती है, इसमें भी कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में ज़्यादा होता है इसलिए 300 अनुमान लगाया गया है। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो बताइए आपको मनुष्य की खोपड़ियों में आप सुने होंगे 22 होती है हड्डियाँ, लेकिन इस ऑप्शन में तो 22 है नहीं। 22 है नहीं है, तो अब बताइए कैसे करेंगे। तो हाँ 29 भी होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो 29 से 22 अनुमान लगाए गए हैं, तो 22 खोपड़ियाँ होती है। अब 29 कैसे होते हैं ये तो हम भी बताते हैं। जैसे कपाल में अगर पूछे, कपाल कहा जाता है, कपाल में पूछा जाता है तो कितनी हड्डियाँ होती है। 8 होती है कपाल में, मतलब ऊपर के हिस्से में, माथे पे, कपाल पे। और चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती है। तो चेहरे पे जो हड्डियाँ होती है वो होती है 14, मतलब 14 हड्डियाँ होती है। ये अब जान गए, ठीक है। तो आप इसका आंसर तो 29 लगाए। अगर खोपड़ी की बात कर रहा है तो खोपड़ी में तो चेहरा भी आ जाता है ना, आपका कान का भी आ जाता है, ये भी जान लीजिए। तो श्रवण में अगर पूछे, श्रवण मतलब कान का बोलता है हिस्सा, उसमें भी आपको 6 हड्डियाँ मिलेगी, तो टोटल लग जाता है 29। तो ये पूरे चेहरे से लेकर, खोपड़ी से लेकर कान तक को जोड़ देता है, ठीक है। तो इसलिए 29 हो जाता है। ऐसे आपको 22 टिक लगा देना है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वो, इसलिए इस पर ज़रूरी था डिस्कस करना कि बाद में आप ये ना कहें कि सर 22 होता है, आप बोले 29 होता है। तो 22 29 दोनों होते हैं, बस ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ये 29 इसलिए जोड़ा है क्योंकि कान को भी जोड़ लिया, 6 हड्डियाँ और एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। श्रवण मतलब जो हड्डियाँ होती है उसको जोड़ लिया है। आगे चलेंगे। आगे चौथा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितनी जोड़े होते हैं। तो देखिए जोड़े की बात कर रहा है, तो अगर पसलियाँ टोटल पूछा जाए आपसे तो क्या बताइएगा, 24 पसलियाँ होती है। कितनी पसलियाँ, 24 पसलियाँ। और जोड़ी कितनी होती है, तो 12 की होती है। तो 12 हो गई, तो 12 जोड़ी हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर जो लगाए होंगे ए, वो सही जवाब लगाए होंगे, ठीक है। जो ए लगाए होंगे वो सही जवाब लगाएंगे। चलिएगा अब बात करते हैं 5वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेप्स बोलते हैं, स्टेपिस भी बोला जाता है। तो कान की हड्डी होती है स्टेप्स, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। छठा प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो लंबी हड्डी कहाँ होगी, कान में जब छोटी हड्डी होगी तो पैर में ही होगा, पैर में वो भी कोई जांग का, तो फीमर को कहते हैं। तो फीमर में जो है आपका सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। क्लियर। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो पता है टिबिया नामक हड्डी के बारे में अगर बात करें तो इसमें पता है टिबिया नामक हड्डी जो होती है टांग में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। नंबर कितना आता है ज़रूर देखिएगा, 138 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। और एक देखिए टिबिया नामक हड्डी होती है टांग में होती है, एक और पैर में होता है जिसे फिबुला हड्डी बोला जाता है, वो भी पैर में होता है। लेकिन ये जो टिबिया हड्डी होता है वो आगे के हिस्से में होता है, मतलब आगे की ओर होता है, मजबूत हड्डी माना जाता है टिबिया को, ठीक है। अब आगे चलिए और भी चर्चा करेंगे, इस पर हम क्यों करें, ठीक है। 8वां प्रश्न है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, बता सकते हैं। तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व बताइए। तो आसान से आप बता सकते हैं कि कैल्शियम व फास्फोरस होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। और अन्य खनिज भी होता है, बहुत सारा है, लेकिन इसमें कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। 9वां प्रश्न आपसे पूछता है कि अस्थियों मतलब हड्डी एवं पसलियों को आपस में जोड़ता है। तो जो हड्डी और पसलियों को जोड़ता है, मतलब अस्थि और पसलियों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं पता है, टेंडन कहा जाता है। क्या कहते हैं, टेंडन कहा जाता है। तो सिंपली 9वां प्रश्न का जो बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। और टेंडन को एक और नाम से जाना जाता है, कंडरा कहा जाता है, कंडरा या कंडारा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही है। तो टेंडन का जो हड्डी और पसली को जोड़ता है उसे कहते हैं टेंडन। ये रिश्तेदार होते हैं, जोड़ते हैं जो। आपसे पूछता है 10वां प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने जो हैं दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो आप बहुत सिंपल, 20 दांत 2 बार होते हैं, बस 20 ही दांत होते हैं, ठीक है। ये जानते हैं आप, अच्छे से जानते हैं 10वां प्रश्न का। 11वां प्रश्न, ये सब फास्ट इसलिए चलेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
11वां प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में होगा? तो पाचन की जो क्रिया अधिकांश भाग होते हैं वो सिंपली आप जानते हैं छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में। सिंपली समझिए, छोटी आंत में होती है। चलिए, छोटी आंत में तो आप जानते ही हैं। आगे सवाल बनता है कि मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो कहाँ प्रारंभ होगा? मुख गुहा में होगा। शुरुआत ही कहाँ से होता है? मुंह से होता है, तो उसी को मुख गुहा बोला जाता है। तो मुख गुहा से होती है। इसकी मुख गुहा के नाली जो होती है ना, कहीं कहीं आपको 9 मीटर देता है, मतलब मीटर में पूछेगा तो 9 मीटर होता है। मुख गुहा की नली जो होती है अंदर की ओर जाती है जो, और फीट में पूछेगा तो 30 फीट बता दीजिएगा। ठीक है, याद रखिए, आगे पूछेगा ये आपसे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 13वां प्रश्न क्या है कि मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? लीजिए, कितनी फीट लंबी होती है? तो आप पढ़े थे 30 फीट लंबी होती है और 9 मीटर होता है। मीटर में पूछे तो 9 मीटर लंबा होता है, और फीट में पूछे तो 30 फीट होता है, लेकिन इस ऑप्शन में तो है नहीं, है ना। तो याद रखिएगा 30 फीट भी या 24 फीट अनुमान लगाए गए हैं। तो 24 फीट भी सही है और 30 फीट भी सही है, ये जान लीजिए। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको यहाँ पे 30 दिया रहता तो 30 टिक लगाते, 24 नहीं, लेकिन यहाँ पे 30 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 24 लगा दीजिएगा और ये सही है। 24 की जगह पे 28 देता तो 28 लगाते। एक बात जान लीजिए, आपको 30 के बीच में अगर 29 होता तो 29 को टिक लगाते, 30 अगर नहीं होता तो 28 होता तो 28 लगाते, 24 जरूरी नहीं लगाते। लेकिन आपको 30 ऑप्शन में नहीं था, इस ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है? 24 है, इसलिए 24 लगाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है। 14 प्रश्न की बात करते हैं तो मुख्य में मंडन जो होते हैं, मंडन जिसे स्टार्च बोलते हैं, का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? बताइएगा, किसके द्वारा पाचन होता है? तो आप बताएंगे तो बताइए, चलिए। तो ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। अब देखिए, टाइलिन आपको लग रहा है, आंसर ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है टाइलिन होता है। और याद रखिएगा, स्टार्च का शर्करा में पाचन जो होता है वो टाइलिन के द्वारा होता है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं ये भी सही आंसर है। अब बताइए इसमें हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये जो है आप याद रखिएगा, ये जो है एमाइलेज जो है एक एंजाइम है जो कि टाइलिन का ही नाम माना जाता है। अगर टाइलिन ऑप्शन नहीं होता तो हम इसे ऑप्शन लगा के चल आते। तो आप अगर सर्च करिएगा यूट्यूब या कहीं पे तो आपको आंसर ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, इसी का नाम है टाइलिन और ये जो है एंजाइम है। एक ही को देगा, यहाँ पे दोनों दे दिया है, तो दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट हम देंगे बी को। आगे सवाल है 15वां प्रश्न, दूध प्रोटीन को, दूध जो होते हैं, दूध होते हैं, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है कौन सा है? बताइएगा। दूध को पचाने वाला सबका अलग अलग होता है, तो दूध को पचाने वाला एंजाइम का बताइएगा, बताएंगे। तो दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होते हैं वो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, रेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनिन कहते हैं। आगे से चलेंगे। 16वां प्रश्न है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो जैसे ही अगर पोषक तत्व की बात हो, अधिकतम पोषक तत्व की बात हो, और तत्व जो है रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, कहाँ से अवशोषित करिएगा? तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो आप टिक लगा सकते हैं, बहुत ईजी से लगाइए। तो हम सबसे सिंपल ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, छोटी आंत। छोटी आंत ही तो सबसे ज़्यादा क्रिया करता है ना, सबसे ज़्यादा काम जो है छोटी आंत का ही होता है। 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताइए, तो बताइएगा। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे। बताएं। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए होंगे, टाइलिन। टाइलिन में, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। क्लियर, आगे चलेंगे। 18वां प्रश्न है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? अब देखिए, किसका पाचन करती है? स्टार्च का भी पाचन करती है और वसा का भी पाचन करती है। अब इस ऑप्शन में बताइए कन्फ्यूजन है कि नहीं है, लेकिन हम आंसर लगाएंगे स्टार्च को, ये जान लीजिए। वसा सेकंड नंबर पे रखेंगे, अगर स्टार्च ऑप्शन नहीं रहे तो वसा टिक लगाते, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च की करती है, आप जानते हैं। चलिएगा,
19वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? कौन सा अम्ल जो है मानव पेट में होता है? तो बहुत सिंपल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। बहुत सिंपल जवाब, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। चलिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग जो है चूषण करता है? मतलब कहने का मतलब है कि पचा हुआ भोजन, मान लीजिए पचा हुआ भोजन को विषैले पदार्थ को क्या करता है, छान कर बाहर फेंक देता है, वही का अर्थ हुआ। तो बाहर फेंक देता है, तो कौन सा अंग ये काम करता है, किसका काम है, बता सकते हैं? तो हाँ बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा, वो सही, यकृत, लीवर का काम है। किसका काम है? लिवर का। अब यहाँ पे ये नहीं कि गुर्दा लगा दीजिए, ब्रिक लगा दीजिएगा, ब्रिक का काम है ब्लड को छानना, ठीक है, और ये जो विषैले पदार्थ को है छान कर बाहर निकालना। और क्या करता है, विषैले पदार्थ को तोड़कर क्या करता है, ये पीट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, पीट में बना देता है, समझ गए? ये है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए बहुत सिंपल जवाब कि पेप्सिन है एक, क्या है पेप्सिन, बता सकते हैं? तो पेप्सिन क्या है, एक क्या है, एंजाइम है, सिंपल जवाब। चलिए 22वां प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए क्या आंसर होगा, बताइएगा जरूर। तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, लेकिन आपको पेप्सिन बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इस ऑप्शन को टिक लगा देते, क्योंकि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, तो यही तो पेप्टोन में बदल देता है ना, इसी जगह पेप्टोन की जगह पे पेप्टाइड्स कर देता है, बस इतना ही जान लीजिए। प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड्स में बदल देता है, और ये बदलता कब है, जब एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, और यही दिखा रहा है कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में क्या होता है, बदल देता है, और कौन, पेप्सिन। तो यही पेप्सिन का ये आंसर सबसे पहले लगाइएगा, उसके बाद ये आंसर लगाइएगा। तो आगे सबसे पहला ऑप्शन तो ये लगाइएगा, अगर ये ऑप्शन ना रहे तो आप ऑप्शन नंबर सी लगाइए, क्योंकि ये अमीनो अम्ल जो है इसी से संबंधित है। 23 क्वेश्चन नंबर है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो हम बहुत अच्छे जानते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाता है, 24 पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है बताइएगा। तो पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो 24 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, यकृत द्वारा ही तो पैदा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन, पीत जमा होता है, तो पीत जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में होगा, जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनिएगा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो अध्ययन कौन किए थे पता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करें तो ये अध्ययन करने वाले और कोई नहीं, विलियम हार्वे थे। कौन थे? विलियम हार्वे हैं। तो रक्त परिसंचरण को रक्त वाहिका भी कहा जाता है, और वाहिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धमनियों में, अगर धमनियों में बात करें तो रक्त को हृदय से दूर कर ले जाता है, और शिराओं में अगर बात करें शिराओं से जुड़ा होता है। अगर मान लीजिए रक्त परिसंचरण तंत्र में ही है कि शिराओं से रक्त को हृदय में वापस ले आता है, ये काम करता है रक्त परिसंचरण तंत्र। धमनियों से क्या करता है? रक्त को हृदय से दूर ले जाता है, ठीक है, और शिराओं से क्या होता है कि रक्त के हृदय में वापस ले आता है, और ये काम करने का काम है रक्त परिसंचरण तंत्र, इसी को कहते हैं। और इसकी खोज करने वाले कौन हैं? विलियम हार्वे। आगे सवाल बनता है, पेसमेकर का संबंध किससे है बताइएगा। तो पेसमेकर का शब्द सुनते ही आपको याद आ गया होगा 27 का एक छोटा सा उपकरण है, कौन? पेसमेकर। और पेसमेकर एक छोटा उपकरण है, मतलब यंत्र है, तो किस लिए है ना? तो ये हृदय से संबंधित है, और किससे है? ठीक है। 28 क्वेश्चन नंबर है, रुधिर दाब मतलब ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है बता सकते हैं? तो रुधिर दाब की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सिग्मोमेनोमीटर को कहते हैं, जो कि हम लोग ब्लड प्रेशर जिससे नापते हैं। चलिए
29 क्वेश्चन नंबर, जार्विक 7 बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो जार्विक 7 बताइएगा। अब इस पर कोई डिटेल नहीं करेंगे, बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा डिटेल में, है ना। तो फास्ट करते हैं और 2 पार्ट में लेंगे, ठीक है, चलिएगा। तो जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय को कहा जाता है ना, हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। 29 का ऑप्शन नंबर जो सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा, ये हो गया। 30वां प्रश्न का बात करते हैं। 30वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो बताइएगा हृदय जो स्पंदन होता है कितना बार होता है? तो 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 31 का, जो सही लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, 72 बार होता है ना। अब बताइएगा मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, हम ये जानते हैं। चलिए सी आंसर जो लगाए। 33वां प्रश्न, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, बताइएगा। तो धमनियों से मापा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 33वां प्रश्न का, वो सही लगाएंगे। चलिएगा 34वां प्रश्न है, बताइएगा स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है होता है, तो देखिए सिस्टोलिक होता है व डायस्टोलिक बोला जाता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो रक्तचाप बताइएगा होता है, तो आपको जानते हैं 120 80 माना जाता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए है वही सही है। तो 120 mm और 80 mm। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गया। आगे चलिए, 34वां प्रश्न का क्लियर हो गया। 35वां प्रश्न, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? तो सामान्य मनुष्य के हृदय में तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 2 अरब। कितना? 2 अरब। शरीर की विशालतम धमनी है, तो शरीर की विशालतम धमनी कौन है, बताइएगा। 36। तो ऑप्शन नंबर बी एरोटा है, ठीक है। 37वां प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, बता सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अगर रक्त की कुल मात्रा पूछे तो कितनी होती है? शरीर के वजन का 7% होता है, शरीर के वजन का 7% होता है। 38वां प्रश्न, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, बताइए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 5 से 6 लीटर माना जाता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है, बताइएगा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये भी सही है, सही है। चलिएगा 39वां प्रश्न का क्लियर हो गए। 40वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 40वां प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक मतलब ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, बताइएगा। तो ये काम करने वाला और कोई नहीं, प्लीहा जिसे स्पिनल बोला जाता है, यही तो ब्लड बैंक का काम करता है ना। चलेगा 41वां प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा, आयरन पाया जाता है। देखिए 42 की बात करते हैं, तो इसमें देखिए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, पता है। तो रक्त का शुद्धिकरण पता है किडनी में होता है। और ये किडनी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बताया गया है किसके अनुसार, ये जो है टेक्स्ट बुक ने बताया है कि भाई वृक्क में होता है, किडनी में होता है, गुर्दा में। तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी से। कहाँ से होता है? तो किडनी से होता है। लेकिन आंसर इसका क्या दिया हुआ है? फेफड़ा दिया हुआ है। तो आप फेफड़ा टिक ना लगाएंगे, किडनी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब किडनी ऑप्शन ना रहे तो फेफड़ा लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा 43वां प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो लाल रंग किसके कारण होगा, बता सकते हैं। तो हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य ही ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका काम करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। 45वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, बताइएगा। तो बहुत सिंपल जवाब, किसका होगा? आरबीसी का होगा ना। तो आरबीसी का होगा, आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त क्या होते हैं? कोशिकाओं में होते हैं, आप जानते हैं आरबीसी का। चलिएगा आगे चलें। 46, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, बता सकते हैं तो बताइएगा। तो हम अच्छे से जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे 46 का? ऑप्शन नंबर बी
हिपेरिन के कारण नहीं जमता है, ये भी जान लीजिएगा। 47वां प्रश्न है कि रुधिर में प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है बताइएगा। 47वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हाँ, 47वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट के कारण जो होता है एंटीबॉडी निर्मित होता है। आप जुड़ा हुआ रुधिर से, रुधिर मतलब ब्लड से। आगे चलेंगे। 48वां प्रश्न है लाल रक्त कणिका का जो है शमशान कहलाता है। शमशान मतलब आत्महत्या के थैली कह दीजिए, शमशान कह दीजिए। तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, कौन सा कहलाता है? तो पीलिया कहलाएगा कि अस्थि मज्जा कहलाएगा? ठीक है, ये दोनों तो छोड़ दिए, ये दोनों में बताइए क्या होगा। 48वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो 48वां प्रश्न का आंसर का जवाब पीलिया बोलते हैं। 49वां प्रश्न के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो हम बताएं 100 से 120 दिन। तो 120 दिन जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण अगर आपसे पूछे कि कहाँ होता है तो हम इसका जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? 50वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हाँ, जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में। हत्या कहाँ होती है? प्लीहा में। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो ये रखते हैं 50वां प्रश्न, इतना ही रखते हैं। और 50वां प्रश्न, ये 50 क्वेश्चन फिर से मिलेगा। तो चलिए, जय हिंद।